तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल ओजोन क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि सेल साइकिल का क्या मतलब है एंड सेल डिवीजन का क्या मतलब है। पहले इन दो शब्दों का ऑपरेशन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डीप डाइव इनटू द एनालिसिस ऑफ कौन कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत बेसिक स्लाइड होने वाली है। यहां पे हम जानेंगे कि आगे आने वाले टॉपिक्स क्या हैं और उनमें हमें कितनी डिटेल तक घुसना है, कितने क्वेश्चंस यहां से हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड आपका फाउंडेशन तैयार करेगी, बेस तैयार करेगी आगे हर चीज को समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके चैप्टर का नाम क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब आप गौर से देखिए, यहां पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज सेल डिवीजन, जिसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो हमने पहले भी सुनी हुई है। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? जब सेल डिवाइड करे, और सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्यों है उसके बारे में भी लेट्स हैव अ क्लियर कट डिस्कशन कि सेल डिवाइड क्यों करेगा। सेल नॉर्मली पड़ा भी तो रह सकता था नेचर के अंदर। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन की कि ये करना ही पड़ता है। बिकॉज अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि मेरे दोस्त सेल डिवीजन इज बेसिकली अ फंडामेंटल फीचर। हर सेल को कभी ना कभी डिवाइड तो करना पड़ता ही है ना। अगर उसके पास डिवीजन कैपेबिलिटीज हैं तो उसका डिवाइड करना बहुत लाजमी है, लेकिन क्यों, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेट्स से एक गांव है और इस गांव का एक मुखिया है जिसे हम सरपंच कहते हैं। अब ये गांव का जो सरपंच है ये यहां पर पाए जाने वाले 500 लोगों को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो यहां पर 500 लोग थे, तो यहां पर सरपंच साहब ने इन्हें कंट्रोल कर लिया और गांव जो है बहुत अच्छे तरीके से विकास कर रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था और सरपंच साहब भी खुश थे। लेकिन एक प्रोसेस जो इस गांव का कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन साइज। और ये गांव क्या है? हमारा सेल है। यानी एक बात आपको दीवार पे लिख लेनी है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यानी सेल के साइज का इंक्रीज होना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैंडेटरी प्रोसेस। ये होता ही है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सेल आपका, जब आप पढ़ेंगे सेल साइकिल, इसके दौरान हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत ग्रो करता ही रहेगा। सेल के साइज का बढ़ना इज अ मैंडेटरी फीचर। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी इसे आप कह सकते हैं, इंक्रीज इन साइज भी कह सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि यहां पर इंक्रीज इन साइज इज अ फंडामेंटल फीचर, तो अब क्या होगा मेरे दोस्त? इस सेल का साइज बढ़ जाएगा। अब 500 लोगों के गांव को तो मुखिया साहब आसानी से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें दे दिया गया कंट्रोल करने के लिए पूरा राज्य। अब इन्हें कुर्सी सौंप दी गई सरपंच की ही, लेकिन कंट्रोल करना है इन्हें पूरा स्टेट। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आप बहुत गौर से सुनिएगा, अब यहां पर ये जो इलाका है ये तो हो गया बहुत बड़ा, यानी साइटोप्लाज्म तो हो गया बहुत बड़ा, और यहां पर न्यूक्लियस है उतना चिंगा मिंगा सा छोटा सा, है ना। न्यूक्लियस है बहुत छोटा सा। अब साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा हो गया, न्यूक्लियस काफी छोटा हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस न्यूक्लियस का होल्ड जो है इस साइटोप्लाज्म के ऊपर ये कम हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ये न्यूक्लियस, जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, क्या मैं कह सकता हूं कि इस न्यूक्लियस का पूरे सेल के ऊपर प्रभुत्व कम हो गया है, कंट्रोल कम हो गया है? बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पर मिसकोऑर्डिनेशंस होने लगेंगे। अगर आपका दिमाग ठीक तरीके से काम ना करे तो आप भी सही एक्टिविटीज कभी नहीं कर पाएंगे, और हमारी एक्टिविटीज जब गलत होने लगेंगी देयर विड बी अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग्स जो कि हमारी बॉडी में होने लगेंगी। एंड दैट्स व्हाई यहां पर भी न्यूक्लियस का सेल के ऊपर एक डिफाइंड वे में कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना इस साइटोप्लाज्म को आधा कर दे, इलाका आधा हो जाएगा तो न्यूक्लियस छोटे साइटोप्लाज्म को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। यानी वही गांव जितना इलाका हमें बना देना है। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे? अब हमने क्या किया, यहां पर सेल डिवीजन को ट्रिगर कर दिया। अगर हमने सेल डिवीजन को ट्रिगर कर दिया तो न्यूक्लियस की दो कॉपीज बन जाएंगी। एक कॉपी आपकी यहां चली जाएगी इन अ पर्टिकुलर सेल,
और दूसरी कॉपी आपकी यहां चली जाएगी इन द सेकेंड सेल। वो पहले वाले जैसे सेल्स बन गए। अब न्यूक्लियस का अपने आसपास के इलाके पे यानी इस छोटे से साइटोप्लाज्म के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो ये भी अपना मजे में है, ये भी अपना अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है और कोई मिस हैपनिंग भी सेल के अंदर नहीं हो रही। यानी व्हाट इज द ओवरऑल प्रोस्पेक्ट ऑफ डिवाइडिंग अ सेल ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। क्यों एक सेल को बार बार डिवाइड करने की जरूरत है? टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब यहां पर थोड़ी सी मैथ की जरूरत पड़ती है। अब मैंने कुछ बोल तो दिया, बट अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यह हमें देखना है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा तब सेल डिवाइड करेगा या घटेगा तब सेल डिवाइड करेगा? आप देखो, ऊपर क्या है? न्यूक्लियस, नीचे क्या है? साइटोप्लाज्म। साइज किसका बढ़ रहा है? साइटोप्लाज्म का बढ़ रहा है। भाई नीचे वाली डिजिट बढ़ रही है तो ओवरऑल चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। जस्ट फॉर अ रेफरेंस मैं मान के चल रहा हूं मेरे सामने हमेशा बहुत ही ज्यादा बेसिक बच्चा बैठा है, इस चीज को इतना इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम इलेबोरेटिंग दिस बिकॉज मुझे लगता है कि सारे बच्चे जीरो लेवल से आए। मेरे पास एक नंबर है 1/2, 1/2 कितना होता है? आधा होता है। मेरे पास एक नंबर है 1/5, 1/5 कितना होता है? 0.2, आधे से भी कम। तो भाई नीचे वाला नंबर बढ़ा तो ओवरऑल नंबर कम हो गया ना। तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट अगर बढ़ा तो ओवरऑल नंबर कम हो गया, यानी ओवरऑल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया ओवरऑल। तो साइटोप्लाज्म बढ़ा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया, तब सेल डिवाइड करेगा। दिस इज द कंडीशन जिसमें सेल डिवाइड करेगा। दिस इज द कंडीशन जिसमें सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमें करना है। फिर साइटोप्लाज्म को हम रेगुलेट कर लेंगे, न्यूक्लियस भी उतना है जितना पहले था, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बैलेंस हो जाएगा। मुझे वो बैलेंस चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग द सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल साइकिल। भाई सेल को डिवाइड करते टाइम, अब ये जो सेल डिवीजन हुआ है इसमें काफी सारी चीजें हुई है ना। सबसे पहले एक सेल था, इसमें आपका सेल ग्रो कर रहा था। अब ग्रो नॉर्मली तो करेगा नहीं भाई, सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स आएंगे, सेल के अंदर कुछ और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होंगी, तब जाके सेल ग्रो करेगा ना। उसके अंदर कुछ भरना भी तो पड़ेगा यार, तभी तो सेल को आप बोलोगे कि ग्रो हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हवा भर दी हमने, इट्स नॉट अ गुब्बारा, है ना, इट्स नॉट अ बलून कि उसके अंदर हवा भरी हुई है। अगर सेल ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर जो आपकी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म है, वो भी तो उसको पूरा फिल करेगा ना। उसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तो वो माल मसाला जो हम तैयार करेंगे वो भी फिर इसका एक पार्ट है कि साइज बढ़ रहा है तो पहले माल तैयार करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल साइकिल। उसके बाद सेल बड़ा हुआ तो आपका डिवीजन का ट्रिगर चालू हो गया। अब ये डिवीजन का ट्रिगर चालू हो गया तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आएंगे जो सेल डिवीजन कराएंगे, उन प्रोटीन्स का बनना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल साइकिल। फिर क्या होगा भाई, सेल डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस एक की जगह 2 हो गए थे, सेल ऑर्गेनेल्स एक एक की जगह 2-2 हो गई थी, जस्ट फॉर रेफरेंस डबल हो गई थी। ये सारे जो प्रोसेस है, ऑल प्रोसेसेस जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं, इन सारे के सारे प्रोसेसेस को कलेक्टिवली एक सीरीज के अंदर हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। क्योंकि क्या है? साइकिल है ये। साइकिल इसे क्यों बोला? क्योंकि दोबारा से नए सेल को डिवाइड करना है। अब ये 2 सेल बन गए एक से, अब क्या इनका साइज नहीं बढ़ेगा? इसकी तरह बढ़ेगा। क्या इसकी तरह ये सेल 2 सेल नहीं बनाएगा? आगे चल के बिल्कुल बनाएगा। क्या ऊपर वाला सेल 2 सेल नहीं बनाएगा? आगे चल के बिल्कुल बनाएगा। तो साइकिल ही हो गई ना ये। इसी तरीके से जो भी सेल नया बनेगा वो अपने जैसे और सेल्स बनाता हुआ ही चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइकिल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 सारे के सारे प्रोसेस करने के बाद दोबारा 0 to 100, दोबारा 0 to 100, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब ये सेल साइकिल जो है इसके फेज क्या है ये आप लोग एक बार देखिए। तो अभी तक हमने क्या जाना कि वाई सेल साइकिल वॉज नेसेसरी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हम लोगों को क्या करना है? ओवरऑल बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल साइकिल के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो सेल साइकिल के अंदर हम लोग 2 मेजर पार्ट्स ले सकते हैं। जो पहला मेजर पार्ट है दैट इज इंटरफेज एंड सेकेंड पर्टिकुलर फेज इज एम फेज, है ना। इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनके नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते रहें। इंटरफेज और एम फेज मतलब माइटोटिक फेज यानी एक्चुअल डिवीजन फेज। ठीक है, देखिए दोस्त क्या हुआ। इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना
कि नाम और काम में बहुत फर्क होता है ना। रेस्टिंग फेज का ये मतलब नहीं है कि यहां पे सेल सोया हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं। इसको रेस्टिंग की जगह हम एक अच्छा नाम दे सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज। इसको हम लोग प्यार से क्या बोले, प्रिपरेटरी फेज। यार एक्चुअल, क्योंकि पता है जो भी काम होंगे ना वो यही होंगे, तो इसे रेस्टिंग फेज बस इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा। कोई पूछे कि भैया इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोला, क्योंकि सेल इज नॉट डिवाइडिंग ओवर हियर। इनको ऐसा लगता है सिर्फ डिवाइड होना ही मेन काम है, जो कि एक मेन काम है, लेकिन उसके लिए तैयारियां भी तो पूरी करनी पड़ेंगी। समझ लो तुम दोस्तों के साथ गोवा जा रहे हो, भाई गोवा जाने से पहले बहुत सारे काम हैं, वो सारे के सारे काम यहां आते हैं, और उसमें से मेन काम जो है वो एक जो दोस्त होता है जो हर काम में अपनी टांग अड़ाता है, भैया मैं नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा, जो एंड तक लटका के रखता है पूरी टीम को, उसको मनाना इज मेन काम है ना। वो 90% हेडेक उस एक बंदे की है। तो यहां पर मान लो वो 90% हेडेक जो है सिर्फ इंटरफेस ले रहा है, 95% इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज द टाइम टेकन बाय इंटरफेस। यहां पे मेजरली सारे काम हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, प्रिपरेटरी फेज लिख दिया। यहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर डिवीजन, और एम फेज में हम लोग क्या करेंगे, एम फेज में हम लोग प्यार से डिवाइड कर जाएंगे। यहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, एक्चुअल सेल डिवीजन विल अकर। बात खत्म। एक्चुअल सेल डिवीजन कहां होगी, एम फेज में। उसका नाम ही है माइटोसिस यार, उसका नाम ही है माइटोसिस, यानी एक सेल को दो में कन्वर्ट कर देना। तो एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होगी, और यहां पर प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अगर आप अब देखोगे जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, उस पॉइंट को बहुत गौर से सुनो। मोर देन 95% ऑफ द टाइम आपका यहीं पर लग जाएगा। यानी अगर आप एक ह्यूमन सेल की बात करें तो एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है, उसमें से 23 घंटे का टाइम या उससे ज्यादा का ही टाइम सिर्फ इंटरफेस खा जाएगा। इसमें सारी तैयारियां हो रही है, एंड में तो सिर्फ आरी मारनी है भाई, एक सेल को दो में कन्वर्ट करना है, यहां पर मेन काम हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, अब यहां पर इसका उल्टा लिखे तो लेस देन 5% लिख देंगे, है ना, लेस देन 5% टाइम यहां पर लगेगा। बात समझ में आ रही है। मोर देन 95% टाइम लग रहा है इंटरफेस में, लेस देन 5% टाइम लग रहा है आपका कहां, एम फेज के अंदर। गॉट इट। अब देखिए ये जो इंटरफेस है, ये जो प्रिपरेटरी फेज है, इसमें भी अलग अलग आपके इवेंट्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले जो इवेंट आएगा इसे हम क्या कहते हैं, G1 यानी गैप 1 फेज। फिर आएगा आपका S फेज, फिर आएगा आपका G2 फेज। G1 S G2, G1 का मतलब गैप 1 है ना, S का मतलब सिंथेसिस फेज, और G2 का मतलब गैप 2 फेज। अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आप बहुत आराम से सुनना। इनकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, कोई आपसे पूछे तो भाई सबसे पहले आपका क्या आता है, एक पर्टिकुलर सेल साइकिल में इंटरफेज आता है। इंटरफेज में सबसे पहले क्या आया, G1 फेज, फिर क्या आया आपका S फेज, फिर क्या आया G2 फेज, फिर क्या आया आपका इसके बाद M फेज आ जाएगा, जो हमने साइड में बनाया था M फेज। फिर क्या आ जाएगा, अब ये जो सेल डिवाइड हो गया M फेज के बाद, ये दोबारा से इंटरफेज में जाएगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा G1, फिर क्या आ जाएगा S, फिर क्या आ जाएगा G2, फिर क्या आ जाएगा M, है ना। इसी तरीके से गाड़ी चलेगी। अब समझ लो मुझे डेफिनेशन लिखनी है किस चीज की, मुझे डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी रैंडम चीज बोल दो, एस की। मैं चाहता हूं मैं एस फेज की डेफिनेशन लिखूं। एस फेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज। डेफिनेशन क्लियर। देखो बहुत सिंपल है, आपके सामने ही लिखी है, मैंने कोई याद तो नहीं कर रखी थी भाई। इससे पहले G1 आता है, बाद में G2 आता है। व्हाट इज एस फेज, इट इज द फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज। सिमिलरली लेट्स से कि यहां पर मैं लिख देता हूं डेफिनेशन G1 की, तो यहां वाला G1 ले लेते हैं, है ना। G1 क्या है, इट इज द फेज बिटवीन M फेज एंड कॉन्जिक्यूटिव S फेज। डन। अब मैं किसी और की डेफिनेशन लिख के आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग लेते हैं G2 की। G2 is a phase that comes between S phase and consecutive M phase। बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम लोग यहां पर ले सकते हैं आपका M phase की डेफिनेशन। M phase is a phase between consecutive G2 phase and G1 phase। इससे पहले G2 आएगा, बाद में G1 आएगा। क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है, आराम से लिख सकते हैं, घर की खेती है, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एंड सारी डेफिनेशंस बाय डिफॉल्ट करेक्ट है।
तो अब देखो, इसीलिए कंसेप्चुअली याद की हुई चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब देखो G1 G2 आ गया। अब इनमें अलग अलग चीजें होती हैं। अब एस फेज को हम लोग प्यार से क्या कह रहे हैं, एस फेज को हम लोग कह रहे हैं सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना। तो यहां पर अगर आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, देन आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन में काफी सारे प्रोटीन्स लगते हैं भाई। डीएनए हेलिकेज लगेगा, अगर आप लेट्स से प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो, डीएनए हेलिकेज लगेगा, टोपोआइसोमरेज लगेगा, डीएनए लाइगेज लगेगा, अलग अलग चीजें लगेंगी। तो वो सारी चीजें आपकी क्या जीवन में बनेंगी भाई? सेल डिवीजन आप कर रहे हो, डीएनए रेप्लिकेशन आप कर रहे हो, तो उससे पहले ही बनेंगी ना। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो वहां पे बन जाएंगी। और अब डीएनए बन चुका है, इसको आपको अच्छे से पैक करना है, तो क्या वो इसके बाद होंगे प्रोटीन्स? ऑब्वियसली। और इस दौरान आपकी अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी बनती रहेंगी। तो G1 G2 जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से एक सेल को तैयार कर देता है डिवाइड करने के लिए। और फिर आता है आपका एम फेज। एम फेज में आके सेल एकदम तैयार हो जाता है फॉर द डिवीजन प्रोस्पेक्ट। अब देखिए, आपको दो चीजें देखनी है यहां पर। अगर ये एक पर्टिकुलर सेल है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाएगा। यानी सबसे पहला जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप जो है ये हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यानी यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, विच इज द फर्स्ट पार्ट। क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर सेल कटेगा भाई। अगर पहले सेल ही काट दिया तो न्यूक्लियस का डिवाइड करने का फायदा ही क्या है? पहले तो सेल डिवाइड हो चुका है, फिर उसमें क्या भेजोगे? सेल के अंदर कैसे भेजोगे? कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है हमारे पास। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अब क्या होगा, अब ये एक सेल बन गया, इसमें एक न्यूक्लियस चला गया, ये एक सेल बन गया, इसमें एक न्यूक्लियस चला गया। अब हो जाएगा आपका सेल डिवीजन। इस सेकंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म डिवीजन कर गया, अब एक्चुअल में डिवीजन पूरी हो चुकी है। अब ये सेल स्टार्टिंग से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता है ना। सबसे अच्छी बात जो आपको देखनी है वो क्या है, वो है द टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस दैट इज डिफरेंट इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब देखो साइटोकाइनेसिस की कहानी। साइटोकाइनेसिस की कहानी देखो। साइटोकाइनेसिस दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला हम देखते हैं एनिमल के अंदर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, तो इसको कर वर के खत्म कर देते हैं। एनिमल्स के अंदर हम लोग साइटोकाइनेसिस देखते हैं। एनिमल के अंदर आपको पता है कि कोई सेल वॉल नहीं होती, एंड सेल वॉल होती है रिजिड, अंबुजा सीमेंट की बनती है, तो वो सेल को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रदान करती। आपका सेल बहुत रिजिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएगा। एनिमल के अंदर सिंस सेल वॉल इज एब्सेंट, तो क्या रहेगा, आपकी बाहर की तो अंबुजा सीमेंट की दीवार है नहीं, तो अब आपका ये जो सेल था इट कैन मेक अ फरो, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, तो ये बाहर से अंदर की साइड आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे जाती रहती है और यहां पे सेंटर पे मीट कर जाएगी और एक सेल आपका दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ये आपका तरीका है सेल डिवीजन का, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, फरो फॉर्मेशन मेथड। यहां पे क्या बन गई, एक फरो बन गई, इसे हम कहते हैं फरो फॉर्मेशन मेथड। बट इट इज नॉट द केस इन केस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट में क्या है, एक रिजिड सेल वॉल रखी हुई है भाई सेल के चारों ओर, तो प्लांट्स में तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन देम। अब सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो देखो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, अगर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है एंड दिस इज द सेल, तो सेल वॉल अंदर की साइड तो इन्वेड नहीं हो पाएगी ना बाहर की साइड इन्वेड हो पाएगी, ये तो आपकी रिजिड है। आप देखेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईआर और जीसी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स गायब हो जाते हैं। वो पार्ट्स कहां आकर एग्रीगेट होंगे, वो पार्ट्स आके एग्रीगेट होंगे आपके सेंटर पे, यहां पर। तो जैसे हमने एनिमल सेल्स के केस में देखा, एनिमल सेल्स के केस में क्या हुआ मेरे भाई, आप बाहर से अंदर की साइड आ रहे हो, यहां पर क्या आपके सेंटर पे ईआर और जीसी के पार्ट जमा हो गए, ये अंदर से बाहर की साइड जा रहे हैं। अंदर से बाहर की साइड जा रहे हैं तो सेल क्या दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां एक न्यूक्लियस, यहां एक न्यूक्लियस, और अब ये दो सेल इंडिपेंडेंट बन जाएंगे।
ये जो प्लेट बनी, वहां तो इसे फरो कह रहे थे, ये जो प्लेट बनी इसे क्या बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम है मेरे दोस्त, इसे कहते हैं हम लोग सेल प्लेट। और इस सेल प्लेट को साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट याद कैसे करोगे, फ्रेगमो यानी इसमें पीएच की जगह एक बार के लिए एफ लगा लो, फ्रेगमो यानी फ्रेगमेंट बनाने वाला यानी तोड़ने वाला, फ्रेगमेंटेशन करने वाला, प्लास्ट यानी किस चीज का, आपका प्लाज्मा का। तो प्लांट के प्लाज्मा को कौन तोड़ रहा है, फ्रेगमोप्लास्ट। नाम के अंदर ही सब कुछ है, फ्रेगमो मतलब फ्रेगमेंटेशन करने वाला, टुकड़े करने वाला। तो एक प्लांट के सेल के हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो फ्रेगमोप्लास्ट नाम डिफाइन यहां पर हो जाता है। यह आपका अलग अलग तरीका है साइटोकाइनेसिस करने का, सेल डिवीजन करने का। यार देखा जाए तो लगभग आपका पूरा चैप्टर एक ओवरव्यू में सिमट गया है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एम फेज है इसमें तो सेल डिवीजन हो गया, इससे पहले एक और चीज थी दैट इज कैरियोकाइनेसिस, कि न्यूक्लियस इतना प्यार से डिवाइड नहीं होता कि एक आंख थी 2 बना दी। भाई पिताजी का राज थोड़ी चल रहा है कि एक आंख की 2 बना दी। भाई कैसे, हम कैसे मान लें, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी इनक्विजिटिव, है ना। हमें क्यों का जवाब पता होना चाहिए। किसी ने बोला भाई एक सेल था 2 बन गए, क्यों, उस क्यों पे तो पूरा चैप्टर टिका हुआ है। भाई एक सेल से 2 कैसे बने, यही तो चैप्टर है पूरा। तो एक न्यूक्लियस से 2 कैसे बने, ये आधा चैप्टर तो होना चाहिए, आधा तो डिजर्व करता है न्यूक्लियस, है ना। तो आधा जो चैप्टर है वो तो इसी बात पे कि कैरियोकाइनेसिस हुई कैसे। तो कैरियोकाइनेसिस में देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उन 4 डिफरेंट फेजेस को हम कहते हैं पी मैट, प्रोज मेक अ टीम, पी मैट। इस पी मैट को अगर आप समझ गए, आपका चैप्टर डन हो गया, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट मुझे आपको बताने हैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद चैप्टर में कुछ रहता है डिस्कस करने लायक। फिर सिर्फ फैक्ट्स जानने हैं, एनसीईआरटी को में ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए कि आपका कैरियोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, यू आर डन विद दिस चैप्टर, खासकर माइटोसिस, है ना। उसके बाद एकदम बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो आधा घंटा तब भी लगेगा, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट हमारा एंड हो गया, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है ना। कंसेप्चुअल पार्ट हमारा डन हो गया है। तो एक बार भाई यही कर लेते हैं, फिर टाइम निकाल के, जब हमें पता ही है कि ये करने पे मजा आएगा तो कर लेते हैं, है ना। तो लेट्स मेक सम सर्कल्स। पहले तो काला बन गया, डिलीट कर देते हैं। सफेद लिया तो है मेरे भाई, अच्छा इसमें अलग से लेना पड़ता है। नए हैं दोस्त, आई एम न्यू बी टू दिस सिस्टम, तो मुझे माफ कर देना। एक और बनाएंगे भाई, है ना, और बना लेते हैं अभी तो, वी हैव गॉट सम टाइम। ठीक है, अच्छा इसको नहीं छेड़ सकते, अब एक और स्लाइड लगेगी दोस्त, उसमें भी बना लेते हैं कुछ कुछ। 10 सेकंड और दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, है ना। अब कुछ समझ लेते हैं, कलाकारी बहुत हुई, अब लेट्स डीप डाइव इनटू दिस प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। नाम क्या है, कैरियो यानी न्यूक्लियस, तो सिर्फ न्यूक्लियस बनाया है, सेल नहीं बनाया। फिलहाल हमें सेल से कोई खास लेना देना नहीं, और जब भी आप किताब में देखेंगे आपको सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनाने को मिलेंगे, और आप 1-2 क्रोमोसोम ही देखेंगे। पागलों की तरह ये नहीं कहना कि सर हमारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, तो आपने 2 ही क्यों बनाए, क्योंकि तुम्हें 2 से भी वही बात समझ में आएगी जो 46 से आएगी। अच्छा हुआ कि मैं भूगोल का टीचर नहीं हूं, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सोलर सिस्टम बना के पढ़ा रहा होता तो तुम कहते सर 36 करोड़ सितारे बनाओ, हम तो तब पढ़ेंगे। सो दैट्स नॉट द केस। या सिमिलरली अगर मैं ब्रेन पढ़ा रहा हूं तो आप ये नहीं बोलोगे सर 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स बनाओ। भाई एक न्यूरॉन से ना हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, 2 न्यूरॉन से हमें ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी हमें इंपल्स पता लग जाएगी, कहां से जनरेट हुई कहां तक पहुंची। उसके लिए आई डोंट थिंक, है ना, बिलियन ऑफ चीजें बनाने की जरूरत है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, क्योंकि हमें न्यूक्लियस की कहानी समझनी है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई प्रोफेज के अंदर क्या होता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपके होते हैं। पी मैट हम इन्हें बोल रहे थे, तो सबसे पहले देखते हैं पी में क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल बहुत ही
खुला खुला पड़ा रहता है। समझ लो तुम अपने घर पे बैठे हो, दिवाली की छुट्टियां आने वाली है, समझ लो तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां हैं, कच्छा पहन के मस्त घर में बैठे हो, सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे घर अचानक से जाके धमक जाऊं और तुम मुझे एकदम दिवाली की शेरवानी में मिलो, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और मेरे घर कोई आएगा तो मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं तो दिवाली वाले दिन भी एकदम मस्ती अपना बरमूडा पहन के घूमता रहता हूं, है ना, जब तक एकदम पूजा का टाइम ना आ जाए। तो ये है कि अभी हम लोग एकदम रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो प्रोफेज के इनिशियल पार्ट में हम क्या कह सकते हैं, प्रोफेज के इनिशियल पार्ट में हमारा जो डीएनए का कंटेंट है वो एकदम खुला खुला पड़ा हुआ है। इसके साथ एसोसिएटेड क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड है कुछ छोटे मोटे प्रोटीन, इसके साथ एसोसिएटेड है छोटे मोटे स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए एंड सम हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हमने देखे थे। इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम प्यार से क्या कह रहे थे, क्रोमेटिन। यानी इंटरफेज का न्यूक्लियस जो है ये क्रोमेटिन के फॉर्मेट में था, ये पैक नहीं हुआ था। अब जब प्रोफेज को हम लोग बकायदा स्टार्ट कर देते हैं इज्जत से, तो प्रोफेज में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, प्रोफेज में आपका कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो आपका स्ट्रैंड है ना, डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आपका पैक होके क्रोमोसोम बनाने लग पड़ेगा। ये क्रोमोसोम बनाने लग पड़ेगा। और यहां पर एस फेज में मैंने आपको बताया था कि डीएनए तो रेप्लिकेट होगा ही, यहां पर एनिमल सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। से सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट होते हैं। सेंट्रियोल क्या करेंगे, प्रोफेज में अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स से यहां तक पहुंचे, अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर, ठीक है, अभी पहुंचे नहीं अपोजिट पोल पे, हमेशा याद रखना, जाना स्टार्ट कर चुके हैं, अभी पहुंचे नहीं है। तो क्या हुआ प्रोफेज के अंदर, दो चीजें अगर मैं आपको नोट करके बताऊं। पहला, प्रोफेज के अंदर डीएनए कंपैक्शन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, खत्म नहीं हुआ है, पूरा कंपैक्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसे क्रोमोसोम नहीं बनाया है ना, थोड़ा अलग से चीज बनाई है भाई। मैंने इसको ऐसा क्रोमोसोम नहीं बनाया ना एकदम फुल फ्लेजेड ऐसा शेप देके, नहीं, मैंने इसको क्रोमोसोम नहीं बनाया है, क्योंकि दिस इज नॉट क्रोमोसोम। आपका थोड़ी बहुत पैकिंग हुई है, पूरी पैकिंग अभी नहीं हुई है। तो पहला, डीएनए कंपैक्शन स्टार्ट हो चुका है, खत्म नहीं हुआ। दूसरा, सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट कर गए टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट कर गए। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होती है, गायब होना स्टार्ट हो जाती है। बीच बीच में थोड़े छेद दिखा देते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब जो है मेरे भाई, आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम पे केंद्रित हो जाएगा। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी सब गायब हो जाते हैं, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में रीअसेंबल हो जाते हैं। तो अब इसीलिए हम ना गोल्जी बनाएंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, ना न्यूक्लियर एनवेलप बनाएंगे। सो दिस इज नॉट न्यूक्लियर एनवेलप, ये समझ लो एक बाउंड्री है जो हमने सिर्फ चीजों को समझने के लिए बनाई। तो न्यूक्लियर एनवेलप हम लोग नहीं बनाएंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। वो कब वापस आएगा, टीलोफेज में, एंड में वापस आ जाएगा, जब सारा काम खत्म हो जाएगा। तो दिस इज प्रोफेज। सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ईआरजीसी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, ईआरजीसी और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपका बस यही है, ये आपका प्रोफेज है। अब जब आप पहुंचेंगे मेटाफेज में, बहुत गौर से सुना, अब जब आप पहुंचेंगे मेटाफेज में, मेटाफेज की एक खास बात है, हमेशा याद रखना, मेटाफेज में क्या बनती है, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट मतलब जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे एक लाइन में इस इक्वेटर पे यानी सेंटर वाली लाइन पर आकर अलाइन हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट, हमेशा याद रखना है ना। सेंटर पे एक इमेजिनरी लाइन होगी, उस पे आकर सारी चीजें अटैच हो जाएंगी। तो लेट्स से इस कलर से हमने अपने क्रोमोसोम बनाए थे, ये जो क्रोमोसोम है पैक होना स्टार्ट हो चुके थे पहले, अब ये प्रॉपर्ली पैक हो चुके हैं, अब ये प्रॉपर्ली पैक हो चुके हैं। तो प्रॉपर्ली पैक्ड क्रोमोसोम्स आपके सेंटर पर आकर अलाइन हो चुके हैं, और ये जो हरे हरे कलर के आपके सेंट्रियोल्स थे, ये आपके जा चुके हैं अपोजिट पोल्स पे। अब क्या होगा मेरे दोस्त, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट तो बन गई। अब ये जो सेंट्रियोल है, इनका काम क्या था भाई, आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच करना क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम के साइड में डिस्क थी, इस सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क थी, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर पर यहां से क्या फेंके गए, स्पिंडल फाइबर फेंके गए, स्पिंडल फाइबर फेंके गए, और इनको नीचे खींचना शुरू कर दिया गया, हाफ क्रोमोसोम को। सिमिलरली ऊपर से आपका प्रेशर आया और इसे क्या किया, ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया गया। एक सेकंड यार, गलत बन गया एरो, इसे ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया गया।
ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया। तो आधा क्रोमोसोम जो है ये ऊपर चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इस फेज में, एनाफेज में। तो अगला जो फेज आता है इसे हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। अगला जो फेज है इसे हम क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, यहां पर आपका सेंट्रियोल पड़ा हुआ था, इसने खींच लिया था किसको, आपके काइनेटोकोर पे अटैच था, तो काइनेटोकोर से किसको खींचा, आपके सेंट्रोमेयर को, और आधा क्रोमोसोम फट के उस साइड हो गया, और नीचे जो सेंट्रियोल है इसने खींच लिया आपके आधे क्रोमोसोम को नीचे की साइड, या इसने खींच लिया आपके आधे क्रोमोसोम को नीचे की साइड, है ना। तो आधा क्रोमोसोम ऊपर, आधा क्रोमोसोम नीचे। तो दो चीजें हुई एनाफेज में, क्या, पहली चीज आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, भाई सेंट्रोमेयर आधा फट गया, एक क्रोमोसोम था सेम सेंट्रोमेयर से अटैच था, देखो सेंट्रोमेयर सेम था, इस पे ही आपके चारों आर्म अटैच थी, ये दोनों ऊपर चली गई, ये दोनों नीचे चली गई। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, जो ये क्रोमेटिड थी, आधी क्रोमेटिड ऊपर आधी क्रोमेटिड नीचे, तो ये आपका यहां पर एनाफेज के अंदर हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड क्रोमेटिड सेपरेशन, क्रोमेटिड सेपरेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब क्या हो गई, ये जो क्रोमोसोम आपका ऊपर गया, ये जो क्रोमोसोम आपका नीचे गया, अब इसके बीच में हम क्या कर देंगे, सेपरेशन कर देंगे, और टीलोफेज में ये आपके यहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे, ये पूरा क्रोमोसोम यहां पर पहुंच के दोबारा से आपका इंटरफेज में जैसा था खुला खुला वैसा बन गया, इसके चारों ओर क्या हो जाएगी, आपकी न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी, जो पहले गायब हुई थी वो आ गई, एंड नाउ हम डिवीजन के लिए तैयार हैं। ये तो आपका कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, जहां पे एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन गए, कैसे बने आपको आइडिया है। अब यहां पे एक नॉर्मल साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, एक दीवार आ जाएगी जो इस सेल को दो सेल के अंदर तोड़ देगी, दैट्स इट। ये आपका पूरा का पूरा काम है। दिस इज योर कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस, है ना। एक और बार रिवाइज करवा देता हूं। पहले आपका मटेरियल नॉर्मली पड़ा हुआ था एकदम डीकंडेंस्ड फॉर्म में, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, थोड़ा बहुत पैक होना स्टार्ट हुआ, मेटाफेज में जाके कंप्लीटली पैक हो गया, सेंटर पे अलाइन हो गया। ये जो सेंट्रियोल थे ये अपोजिट पोल पर पहुंच गए मेटाफेज के अंदर, और इन्होंने इस क्रोमोसोम को खींचना स्टार्ट कर दिया, पर ये खींचेगा कब, एनाफेज के अंदर। एनाफेज में ये आधे आधे आपके खींचे, और अल्टीमेटली सेल के बीच में एक दीवार आ गई, और इसने सेल को दो टुकड़ों में काट दिया। अब एक मस्त बात बताता हूं, मियोसिस वर्सेस माइटोसिस, यह है कुछ बाप बेटों की कहानी, या बेटी बाप की कहानी, कुछ भी ले सकते हो भाई कंसिडरेशन में, दैट इज योर कॉल, है ना। क्योंकि हम डॉटर सेल बोलते हैं सेल को यूजुअली, तो दैट्स वाई बेटी की कहानी ज्यादा बढ़िया रहेगी। सबसे पहले माइटोसिस जो हम पढ़ चुके हैं, यही था माइटोसिस। एक पिताजी हैं, उस पिताजी के पास थे 50 रुपए, और इन्होंने बेटियों को भी 50-50 रुपए देने हैं। तो पहले क्या करें, पिताजी थोड़ा काम करके अपना पैसा डबल करें। तो पिताजी ने क्या किया, काम किया और पैसा डबल कर लिया, तो पिताजी के पास हो गए 100 रुपए। इनिशियली क्या थे, पिताजी के पास 50 थे, अब 100 रुपए हो गए, यानी डबल किए पहले। तो फिर बेटियों में यानी डॉटर सेल्स में क्या क्या बांट देंगे, 50 रुपए बांट देंगे, 50 रुपए बांट देंगे। तो क्या हुआ दोस्त, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी कहानी जो 50 रुपए से शुरू हुई थी, वो 50-50 रुपए पे ही खत्म हो गई दो डॉटर सेल में। क्या हम इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इक्वेशनल मतलब क्या, यहां पर इक्वालिटी का ध्यान रखा गया है बच्चियों की, बिल्कुल रखा गया है। तो एक सेल से यहां पर दो सेल्स बनते हैं, और दोनों सेल्स के अंदर आपका उतना ही कंटेंट होता है जितना पिताजी के पास था शुरू में। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। अब देखते हैं मियोसिस के बारे में, है ना। तो ये डबल होना मतलब एस फेज में जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हुआ था तो वो डबल हो गया, और बाद में आधा आधा बांट दिया हमने। अब क्या हुआ मियोसिस में, मियोसिस में पिताजी के पास थे 50 रुपए, पिताजी ने एक बार एस फेज में उसको डबल कर लिया, और पिताजी के पास हो गए 100 रुपए। लेकिन माइटोसिस के अंदर तो एक बार डिवीजन हो रही थी, यहां पे दो बार डिवीजन होती है। तो अब क्या करेंगे पिताजी, अब पिताजी क्या करेंगे, दो डॉटर सेल जो बनी इनमें 50-50 रुपए भेज देंगे। तो यहां तक तो भाई बात ठीक थी, झेलने लायक थी। लेकिन अब यहां पर दो डिवीजन होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो भाई यहां पर भी तो डिवीजन होगी। ओवरऑल फाइनल बेटी के पास कितने पैसे पहुंचे, 25 रुपए 25 रुपए पहुंचे। यहां पर भी क्या हुए, 25 रुपए 25 रुपए पहुंचे। यानी शुरुआत पिताजी ने करी थी आपकी 50 रुपए के साथ, लेकिन चार सेल जो बने
इनमें आपके ओवरऑल पैसे कितने पहुंचे, 25-25 पहुंचे, यानी आधे पहुंचे, 50 से आधे पहुंचे। इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन बोले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन मतलब आधे हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो मियोसिस को क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोला, ये क्लियर हो जाना चाहिए। माइटोसिस को क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोला, ये क्लियर हो जाना चाहिए। गॉट इट। अब मुझे नहीं लगता यार कुछ बचा हुआ है खास, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखते हैं भाई क्या क्या बोला हुआ है। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम लोग अवेयर हैं इस बात से, उस सिंगल सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। चाहे आप प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है, ह्यूमंस में भी जाइगोट बनता है। उस जाइगोट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो डिवाइड कर करके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल बना सके। अब यहां पर इसीलिए बात बोली गई है कि एक जाइगोट इतने सारे सेल बनाता है तो डिवाइड तो करता ही होगा, तो सेल डिवीजन की भूमिका यहां पर बनाई जा रही है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन से तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स थे, हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में देखा था। एक तो नंबर ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, सॉरी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यानी सेल डिवीजन, एक इंक्रीज इन मास, दोनों के दोनों यहां पर होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, तो ये हर सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये फंडामेंटल फीचर हम लोग इसे बोल सकते हैं। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cell every time they divide, that's why हम इसे साइकिल बोलते हैं। तो ये जो डॉटर सेल है ये आगे चल के खुद भी डिवाइड कर सकती हैं और नई पॉपुलेशन को जन्म दे सकती हैं, यानी एक सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो पूरी की पूरी सेल पॉपुलेशन बना सकता है, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स बना सकता है। ये आपकी एकदम ही बेसिक बात थी जो कि हमें बचपन से पता है। अब आते हैं सेल साइकिल पे। सेल डिवीजन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहां पर क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेट कर जाए। भाई बच्चों में आधा आधा डीएनए बांटोगे भी तो पहले पिताजी को पैसे डबल भी तो करने पड़े। सेल ग्रोथ भी होगी जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ सुपर कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सारे के सारे प्रोसेस जैसे कि सेल डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल ग्रोथ है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। अनकोऑर्डिनेटेड होगी तो कोई फायदा नहीं। जस्ट फॉर रेफरेंस समझ लो एक सेल है, इसमें आपने डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया और सेल डिवाइड कर दिया, क्या कोई फायदा होगा, नहीं, दोनों सेल मर जाएंगे। आपको पहले डीएनए रेप्लिकेट करना है, डबल करना है, फिर आधा आधा दोनों बच्चों में बांट दो, तब जाके आपका सेल डिवीजन अच्छा होगा। तो कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द करेक्ट डिवीजन और इंटैक्ट जीनोम यानी जेनेटिक मटीरियल डीएनए अच्छे से पहुंचना चाहिए आपका डॉटर सेल्स के अंदर। तो जो सीक्वेंस है जिसमें सारी चीजें होती हैं, चाहे आपका जीनोम का सिंथेसिस हो यानी एस फेज, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स वगैरह, और एंड में सेल का डिवीजन, इस पूरे को सेल साइकिल बोलते हैं। ये एक पूरी साइकिल है जो होती है ना। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो मैंने आपको बताया था, ये हमेशा ही बढ़ता रहता है साइटोप्लाज्म, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि डीएनए सिंथेसिस आपका सिर्फ एस फेज में हो रहा था, वन स्पेसिफिक फेज में हो रहा था। कौन सा स्पेसिफिक फेज था, ये आपका एस फेज, जिसे बोली हम सिंथेसिस फेज रहे थे क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड डिवीजन। दीज इवेंट्स देमसेल्फ आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी काफी सारे इवेंट होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है बाय सम प्रोटीन्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन्स, एंड सीडीकेज जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू में दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन नॉर्मली हो गया। जैसे आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपको रास्ते में पुलिस वाले रोक सकते हैं, टोल नाके हैं, थाने हैं, है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या है मेरे दोस्त, आपके कुछ प्रोटीन्स हैं सीडीकेज एंड साइक्लिन्स जो आपके सेल डिवीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि आप सही डिवीजन कर रहे हैं नहीं। अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करो तो एक यूकैरियोटिक सेल लगभग आपका 24 घंटे में डिवाइड करता है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। जैसे ईस्ट है तो ये 1.5 घंटे में डिवाइड करने की क्षमता रखता है, यानी 90 मिनट में डिवाइड करने की क्षमता रखता है। अगर आप बात करोगे ई कोलाई की, जो कि एक बैक्टीरियम है, तो ई कोलाई यूजुअली क्या करता है मेरे भाई, 20 मिनट में डिवाइड करने की क्षमता रखता है। ठीक है,
तो सेल साइकिल के दो फेजेस है, इंटरफेज जिसमें G1 S और G2 था, एंड M फेज जिसमें एक्चुअल डिवीजन होगी। एक और इसमें खास बात है G0 फेज, जिस पे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखो यार, अब क्या हुआ, एक सेल है जिसने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ये एक सेल है, इसको क्या करना है, इसको ये दो सेल बनाने हैं, ठीक है। तो एक सेल था, इसने डिवीजन स्टार्ट करी, तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरफेज आएगा। तो इंटरफेज में क्या आया आपका G1 S G2, ये इंटरफेज आया। फिर इसने न्यूक्लियस डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर इसने सेल डिवाइड किया साइटोकाइनेसिस से। तो ये क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्या ये कैरियोकाइनेसिस नहीं है? बिल्कुल है, ये साइटोकाइनेसिस हो गई। और ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, इंटरफेज हो गया, आई फेज हो गया, यहां से यहां तक का। तो ज्यादातर टाइम आपका इंटरफेज ही ले रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। काफी बार G1 से सेल निकल के G0 में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वेसेंट फेज। क्वेसेंट फेज क्यों कहते हैं, क्वेसेंट फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव रहता है इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये डिवाइड नहीं करता। लेकिन जब इसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इट कैन गेट बैक टू द G1 फेज ओनली। एनसीईआरटी से एक सवाल आया था कि क्या बोलेंगे इसे, एग्जिट कर जाता है सेल, है ना, 2019 का सवाल है, क्या सेल एग्जिट कर जाता है? यस, G1 से एग्जिट कर जाता है और G1 के अंदर ही एंट्री करेगा। उसके बाद S फेज, G2 फेज एंड सो ऑन वो डिवाइड कर सकता है, बट अपॉन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। इसको कुछ सिग्नल दिए जाएंगे तभी डिवाइड करेगा, ऐसे रैंडमली डिवाइड नहीं करेगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी सेल साइकिल है जो आपको यहां पर दिखाई गई है। अब देखिए, एम फेज जो है ये वो फेज है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है। और इंटरफेज जो है दो एम फेज के बीच में पाया जाता है। देखो, पहले इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा। तो इनकी भी डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज इंटरफेज? Interphase is the phase between two M phases. What is M phase? M phase is the phase between two interphases. बात खत्म। आपको डेफिनेशन लिखना सिखाया था, सेम तरीका है ना। तो अगर आप 24 घंटा देखो ह्यूमन सेल को एवरेज डिवाइड करने में, तो 1 घंटे भी नहीं होती आपकी एम फेज, यानी आपका 95% से ज्यादा टाइम कौन ले जाता है, इंटरफेज। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेस देन 5% में ही एक्चुअल डिवीजन होती है। तो अब देखो, एम फेज में दो चीजें होती हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है, और साइटोकाइनेसिस जिसमें आपका सेल डिवाइड कर जाता है ना। और आपका जो इंटरफेज था इसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट एक्चुअल में इट्स नॉट रेस्टिंग, इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं। यहां प्रिपरेशन हो रही होती है, जहां पे सेल जो है ग्रो भी कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट भी कर रहा है इन एन ऑर्डरली मैनर। इसमें आपका गैप 1 भी आता है, सिंथेसिस भी आता है, गैप 2 भी आता है। तो G1 क्या है, G1 इज द फेज बिटवीन, इससे पहले M फेज था और इसके बाद क्या है, S फेज है। इंटरफेज ये इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी S फेज करेक्ट डेफिनेशन हो गई। तो G1 में आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है सेल और ग्रो करता रहता है, क्योंकि ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस फेनोमेना। S फेज आता है इसके बाद, सिंथेसिस फेज, जहां पे दो चीजें होंगी, हमेशा याद रखना, दो चीजें होंगी। पहला आपका डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा आपका एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ये तो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जा रहे थे, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहां होगा, एस फेज के अंदर होगा। सिर्फ ये दो चीजें याद करनी। तो डीएनए सिंथेसिस होगा यहां पर, और डीएनए का अमाउंट जो है यहां पर डबल हो जाएगा। पिताजी ने पैसे डबल कर लिए थे, लेकिन बटुआ एक ही था, पर्स एक ही था, उसमें पैसे डबल हो गए, पर्स डबल नहीं हुए। तो यहां पर क्या है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। तो अगर इनिशियल अमाउंट 2C था तो वो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला। यानी लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम तो अगर ये इनिशियल डीएनए था, तो नया जो स्ट्रैंड आया वो ऐसे आ गया। तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम तो मैंने नए नहीं बनाए, क्रोमोसोम आपके उतने ही रहेंगे, है ना। तो प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन प्लॉइडी, ओनली द चेंज हैज बीन इनकलकेटेड इन द अमाउंट ऑफ डीएनए, है ना। तो इवन आफ्टर एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये आपका सेम रहता है। अब बात करते हैं दोस्त, आपका एस फेज में होता क्या है। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है और डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही रहा था। G2 में क्या होगा, अब एस फेज में जो प्रोटीन बने, डीएनए बना है, इसके लिए कुछ प्रोटीन बनेंगे जो कि आपका उसे पैक करने में हेल्प करेंगे। दिस वुड टेक प्लेस इन योर G2 फेज। अब देखो, some cells in adult animals do not appear to exhibit division, जैसे कि हार्ट सेल ये कंटिन्यूअसली डिवाइड आपके नहीं करते,
है ना। और कुछ ऐसे सेल हैं जो आपके कभी कभी डिवाइड करते हैं जब उनको नीड हो, जब उनकी नीड हो, है ना। तो उस टाइम पे लेट्स से कोई सेल है, किसी की डेथ हो गई, किसी की इंजरी हो गई सेल के अंदर, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल्स जो हैं आपके आते हैं। वो जो सेल्स हैं वो कभी कभी डिवाइड करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर हमें एक्शन टाइम देना पड़ता है। तो उससे पहले वो कहां पड़े रहते हैं, क्वेसेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, G0 में, है ना। जब वो डिवाइड नहीं कर रहे, जब उन्हें डिवाइड करना होगा या फिर प्रोलिफरेट करना होगा, दे विल कम बैक अगेन टू G1, फिर S, फिर G2, और वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यहां पर देखो मेरे दोस्त, प्लांट जो है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होते हैं। हायर प्लांट्स अगर आप देखें, है ना, क्योंकि जैसे अगर आप लेट से देखें, एल्गी ज्यादातर हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट ज्यादातर हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइट में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दोनों केस देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है। तो प्लांट में आपके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों प्रकार की बॉडी बनती है। अब एक ब्रायोफाइट है तो उसके ज्यादातर सेल हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने को भी हम माइटोसिस ही बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन है। तो प्लांट में, हायर प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में माइटोसिस हो सकती है, बट एनिमल्स में अगर आप देखेंगे, एनिमल्स में ज्यादातर हायर एनिमल्स आर डिप्लॉइड, तो उनमें मोस्टली केसेस में डिप्लॉइड ही आपका होता है। कुछ एक आपके सोशल इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर हैप्लॉइडिक लाइफ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपके हनी बीज है, तो उनमें आपका जो ड्रोन है दैट इज हैप्लॉइड, मेल आपका हैप्लॉइड होता है, फीमेल आपका डिप्लॉइड होती है। तो वहां पर हैप्लॉइड बनाने के लिए देयर वुड बी माइटोसिस दैट कैन बी डन, है ना। अब एम फेज की बात करते हैं। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। एम से याद करना, मोस्ट ड्रामेटिक फेज मतलब अब यहां पे सेल डिवीजन हो रही है तो उथल पुथल रहेगी बहुत ज्यादा, है ना। सिंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है ना। तो यहां पर दो चीजें रहेंगी आपका, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद आपका सेल डिवाइड करेगा दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में आपका प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था, जिनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हमें बेसिक बेसिक बातें आपकी यहां पर समझनी है, ठीक है। प्रोफेज में देखो क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो इंटरफेज के बाद ये पहला फेज है आपका कैरियोकाइनेसिस का। तो यहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, खत्म कब होगी, मेटाफेज में जाके। यहां सिर्फ स्टार्ट हुआ है क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना, ठीक है। और जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल आपके बन चुके थे, ये बिगिन कर चुके हैं अपोजिट पोल की तरफ जाना, पहुंचे नहीं है अभी, पहुंचेंगे वो भी मेटाफेज में। तो यहां पर क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट हुए, पहला आपका क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो चुका है, दूसरा आपका सेंट्रोसोम जो है ये आपके एस्टर बनाना स्टार्ट कर चुका है, यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर चुका है। यानी अगर सेल का एक कोना है तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर आपके इस हिसाब से क्या बना दूंगा, एस्टर्स बना दूंगा, इस हिसाब से दूसरे पोल पे एस्टर्स बना दूंगा। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये यहां पर स्पिंडल फाइबर्स फेंकेंगे, तो स्पिंडल फाइबर और इस एस्टर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस, है ना। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। ये पूरा का पूरा स्टार लाइक स्ट्रक्चर एंड इसके स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर एंड इसका स्टार लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माइटोटिक अपरेटस। एंड यहां पे दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीएस्ट्रल डिवीजन। एम्फी का मतलब दो अलग अलग पोल्स पे, तो इट्स एम्फीएस्ट्रल डिवीजन। अब क्या हुआ, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या था, जीसी न्यूक्लियर एनवेलप, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गए थे, तो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब मेन फोकस हमारा सिर्फ क्रोमोसोम के ऊपर है। अब आता है एम फेज, है ना। तो अब क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजीली स्टडीड, क्योंकि यहां पे डीएनए पैकेजिंग हो चुकी है आपकी कंप्लीट। अब जो पहली बार क्रोमोसोम है आपको अच्छे तरीके से वो दिखेगा, तो डीएनए पैकेजिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो एम फॉर आपका मेटाफेज, एम फॉर आपका मॉर्फोलॉजी। तो कोई पूछे भाई आपको शेप कहां दिखाई देगी, एनाटॉमी कहां दिखाई देगी, तो कहां दिखाई देगी, एनाफेज में। एनाफेज के अंदर आप क्या नोट कर सकते हो, क्रोमोसोम की एनाटॉमी, जबकि एम फॉर मेटाफेज में आप क्या नोट कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं देन यू कैन एंड दिस लेक्चर, है ना, क्योंकि अब हम सिर्फ एनसीईआरटी में देख रहे हैं, कुछ छूट ना गया हो, बाकी बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी।
स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो आपका सेंट्रोमेयर के आसपास लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। इन पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे, है ना, और आपके जो क्रोमोसोम थे सेंटर ऑफ सेल पे अटैच हो जाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट यहां पर ये बना रहे होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जो थे काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और आपके क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाके अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बना देते हैं। अब क्या खींचातानी स्टार्ट होगी, यानी एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में आपका जो क्रोमोसोम था ये दो भागों में फट जाता है। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाती है और क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो गए थे, दोनों अलग अलग पोल्स पे जाना स्टार्ट कर चुके थे। अब ये अलग अलग पोल पर जाके दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे, यानी क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल पर पहुंचे और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, यानी ये क्रोमोसोम नहीं रहे, दोबारा से पैक्ड, ये दोबारा से आपके क्या हो चुके, क्रोमेटिन बन गए, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये आपका क्लस्टर हो गया, ये न्यूक्लियर कंटेंट जो आपका क्लस्टर हुआ था अपोजिट पोल पे, इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, जीसी, न्यूक्लियोलस, ये सब वापस आ गए। तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर वापस आ गए अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये बात आपकी हुई। साइटोकाइनेसिस हम लोग देख चुके हैं कि प्लांट के अंदर क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, और आपका क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, आपका इन्वेजन होती है ना, आपकी फरो बनती है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट सेल डिवीजन नहीं होता। लेट्स से ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हुई, तो दो न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ। तो अब इस सेल में क्या है, दो न्यूक्लियस हैं, होना चाहिए एक, अब दो न्यूक्लियाई हैं। फिर ये दो न्यूक्लियाई डिवाइड करके चार बनाए, फिर भी सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो इनके पास अब क्या है, चार न्यूक्लियाई हैं। तो ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंसीटियम कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, तो इसको आप सिंसीटियम कहते हो। और इन केस ऑफ फंगस आप इस कंडीशन को क्या कहते हो, क्या कह रहे थे हम लोग, सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसे सिनोसाइट या सिनोसिटिक कंडीशन कह सकते हैं, प्लस हम सिंसीटियम भी कह सकते हैं इसे इन केस ऑफ प्लांट सच एज कोकोनट। तो ये आपका ओवरऑल एक डायग्राम है जहां आपको पूरा का पूरा सेल साइकिल समझ में आ रहा है। खुला खुला डीएनए पड़ा हुआ है आपका अर्ली प्रोफेज में, बाद में क्या हुआ, पैकिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ी बहुत लेट प्रोफेज में पैकिंग स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की, क्रोमोसोम नहीं बनाया पूरा, लेकिन पैकिंग स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप आपका गायब होना स्टार्ट हो गया। देखो ईआर, जीसी सब गायब हो गए, है ना। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप हमने बनाया ही नहीं नेक्स्ट टाइम से, सिर्फ सेल बना दिया। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, सारे खींच तान के सेंटर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, धागों से इन्हें एडजस्ट किया जा रहा है और बाद में ये आपके सेंटर यानी मेटाफेजिक प्लेट पे आ चुके। फिर इनको खींच रहा है कोई इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, तो आधा आधा क्रोमोसोम फट जाएगा, आधा आपका ऊपर आधा आपका नीचे, इसे हमने क्या बोला, एनाफेज। फिर यहां पर जाकर के आराम से फिर दोबारा से रेस्ट में आ गए, इसे हमने क्या बोला, टीलोफेज। और बाद में यहां पर क्या हो जाएगी, एक कांटा लग जाएगा और आपके सेल दोबारा से डिवाइड करके यही रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे, क्रोमेटिन स्टेज में। यह आपका क्या है, आपका सेल डिवीजन है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का काम क्या है, माइटोसिस यार आप खुद सोच के देखो, जाइगोट से अगर मैं इतना बड़ा इंडिविजुअल बन के खड़ा हूं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस, है ना। तो यहां पर क्या है, इक्वेशनल डिवीजन जो है ये आपका डिप्लॉयड सेल में ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसे हमें लगता है। काफी बार हैप्लॉयड में भी होती है बट डिप्लॉयड में ज्यादातर होगी। देयर आर सम एक्सेप्शन जहां आपका देखने को मिलता है, जैसे कि लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी और आपके ब्रायोफाइट्स, उनमें हैप्लॉयड ही सेल हैं, तो हैप्लॉयड के अंदर ही माइटोसिस होगी। और इंसेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको हनी बी का एग्जांपल बताया था, इसमें माइटोसिस हो सकती है। बाकी ज्यादातर केसेस में इट्स इनडिप्लॉयड, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, जैसा पेरेंट वैसा बच्चा। तो ग्रोथ जो होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल से जो पूरी बॉडी बनती है, ये आपका माइटोसिस से होती है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो हमने देखा था, व्हाई इट इज एसेंशियल टू गेट मल्टीप्लाइड, वो आप यहां पर देख सकते हो। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर किया जाता है ना। सेल रिपेयर में किसी सेल की डेथ हो गई तो अल्टीमेटली उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस देखने को मिलेगा। एंड अपर लाइनिंग ऑफ गट, जो कि आपकी एसिड की वजह से जल जाती है, आपके पेट की लाइनिंग, है ना। ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी है, तो उसका एक पर्टिकुलर डे काउंट है ना। जैसे कोई सेल 100 दिन में मर गया, कोई सेल 120 दिन में मर गया, तो उनको रिप्लेस कौन करेगा, माइटोसिस ही करेगा। तो कांस्टेंट रिप्लेसमेंट में भी ये काम आता है। प्लांट में अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखें जो कि पूरा प्लांट बनाते हैं, जैसे कि
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, लिटरल कैम्बियम जो कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, तो इसमें भी आपका क्या काम आता है, माइटोसिस काम आता है। आई गेस बहुत सिंपल लेक्चर था यार, है ना। माइटोसिस इज क्वाइट इजी, मियोसिस इज अ बिट डिफरेंट। उसमें आपका जो प्रोफेज 1 है उसमें हमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी उसमें, क्योंकि दो चीजें हैं ना, आपका मियोसिस 1, मियोसिस 2। वहां पर क्या है, अब मियोसिस 1 में भी देयर इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और यहां पर क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, है ना। और यहां पे जो प्रोफेज 1 है इसमें काफी सारे फेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो ये पांचों के पांचों हमें पढ़ने हैं। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, तो सब समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्रोफेज 1 पढ़ना है गौर से मियोसिस के अंदर, बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर जहां बात करेंगे मियोसिस की। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में।